के चलेंगे तो हमारा 30 नंबर का सेक्शन मनोविज्ञान का निकल कर आएगा 10-10-10 के डिपार्टमेंट शाखा के रूप में। और मैं चाहूंगा कि हर एक टॉपिक पर आपके साथ विस्तारित चर्चा हो। माधव राधा है यहां पर, गुड इवनिंग बोल रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग है बच्चे, कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और मैं कहना चाहूंगा सैटरडे वाला आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा, जहां पर मैंने आप लोगों के बीच में अधिगम के बारे में चर्चा किया था, और अधिगम क्या होता है उस पर हमने चर्चा करी। कहां से अधिगम शब्द की उत्पत्ति हुई, अधिगम होता क्या है, अधिगम की बहुत सारी मनोविज्ञानक परिभाषाएं हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। जैसे क्रो एंड क्रो की बात करेंगे, विलियम वुडवर्ड की बात करेंगे, यहां पर स्किनर की बात करूंगा, यहां पर बहुत सारे, और यहां पर गिलफोर्ड की भी बात करूंगा। हमने वहां पर प्रीवियस सेशन में मनोविज्ञान की परिभाषाएं अधिगम के संदर्भ में आपके साथ चर्चा करी। और सीधी सी बात, आप भी यहां पर सीखने ही आए हो, और सीखना रातों रात नहीं होता, सीखना एक क्रम का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। जीवन का सच या सार्वभौमिक सत्य एक घटना है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में, हर एक व्यक्ति जो प्राणी है इस पूरे ब्रह्मांड में, जहां जहां जीवन है, जहां जहां जीवन है, और जिस व्यक्ति के अंदर जीवन है, वो कर करके प्रैक्टिस कर करके अधिगम यानी कि सीखने का काम करता है। आज यहां पर अगर आपको अधिगम नहीं आता तो धीरे धीरे करके आप टॉपिक को समझने लगेंगे, और स्वाभाविक बात है जब समझने लगेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। पहले आप गणित नहीं जानते होगे, धीरे धीरे आप गणित सीखने लगोगे। पहले आप मनोविज्ञान नहीं जानते, जैसे ही आपके साथ काम किया जाएगा आप मनोविज्ञान सीखने लगोगे, और सीखने के बाद आपके व्यवहार में एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन होगा। यही आपका, और ये परिवर्तन कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए नहीं होता, ये परिवर्तन आपका दीर्घकालीन है। ऐसा नहीं कि कल मैंने अल्कोहल का सेवन किया और कल मैंने अल्कोहल का सेवन दिन में किया तो मैं एकदम से उत्तेजित हो गया, मेरा व्यवहार बदल गया, और शाम को जब अल्कोहल उतर जाती है तो मेरा व्यवहार सामान्य हो जाता है। ये अधिगम नहीं है, क्योंकि अधिगम में जो भी परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। और अधिगम आपकी एक सार्वभौमिक घटना है, जहां जहां जीवन है वहां आपको अधिगम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और सीधी सी बात है, जब सीखेंगे तो सीखने से आपको अनुभव आएगा, आप कौशलों का अर्जन करेंगे। अब वो कौशल, वो अधिगम जो सीख रहे हो, वो विषय वस्तु से रिलेटेड, किसी ज्ञान से रिलेटेड भी हो सकता है, या किसी खेल से रिलेटेड भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें पहले के संदर्भ में आपको समझदार बना देंगी, तो आप समझदार हो जाओगे तो आप परिपक्व हो जाओगे, और परिपक्व हो जाओगे तो सीधा सा इसका अर्थ है कि आपके व्यवहार में मॉडिफिकेशन, अपडेट या परिवर्तन हो जाएगा। और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रयागराज के हैं, और अगर आपको रूस भेज दिया जाएगा तो रूस की परिस्थितियां यहां की परिस्थिति से अलग हैं, और जब रूस जाओगे, नई परिस्थिति में जाओगे, तो आप पुराने संदर्भ से नए संदर्भ में जाओगे, तो आप अपने आप को नए माहौल में एडजस्ट करने का प्रयास करोगे, अनुकूलन स्थापित करने का, समायोजन स्थापित करने का, कि कैसे हम नई सिचुएशन में अपने आप को बदल सकें, अपने व्यवहार को बदल सकें। और अगर ऐसा होता है तो हम ये कहेंगे कि आप सीख रहे हैं, अनुभव आ रहा है, प्रशिक्षण आ रहा है, कौशल आ रहा है। दैट इज कॉल्ड लर्निंग, जो आपका निकलकर ड्राइव होकर आया है लर्निंग शब्द से, और लर्निंग आपका जर्मन वर्ड माना जाता है, और इस जर्मन वर्ड से लर्निंग अंग्रेजी का शब्द निकल कर आया है। आप वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज सर सतीन वर्मा, स्वागत आप सभी का अधिगम के पार्ट 2 में, कॉन्सेप्ट 2 में, सम प्रत्यय 2 में, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। निष्ठा बोल रहे हैं सर क्वेश्चंस। अरे बच्चे, यहां पर क्वेश्चन अभी कहां से, अभी आपका डेमो चल रहा है। निष्ठा आप थोड़ा सा ध्यान को बातें से सुनिएगा। इससे पहले मैंने 3 सेशन ब्लूम टेक्सोनॉमी शिक्षण पर कराए हैं, वहां पे जाइए, वहां पर डेमो चल रहा है, तो मैंने आपको वहां पर स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी 3 सेशन में मैंने क्वेश्चंस भी बीच में ऐड कर रखे हैं, समझाया है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहां पर। और आज हमारा लास्ट डेमो का सेशन है, यहां पर अधिगम पर चर्चा है,
और कल से आपको हो सकता है कि यहां पर प्रैक्टिस सेशन वगैरह जो भी होगा, जो भी वार्तालाप हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, वो आपको प्रैक्टिस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो आता है, जैसे बोलते हैं ना सेट पेपर होना चाहिए सुपर टेट का, वो आपको देखने को मिलेगा जल्दी। लेकिन आज हम थ्योरी पर डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उनका निदान किया जा सके। ओके बच्चे, यहां पर चलिए, आप सभी को राधे राधे नमस्कार। सब कुछ हो चुका है। अब मैं यहां पर अधिगम की विशेषताओं पर चर्चा करूंगा, और प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को बताया भी था। देन आफ्टर हम लोग अधिगम की प्रकृति पर जानेंगे। यहां पर आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अधिगम की विशेषताएं, यही चल रहा था, और अगर ये चल रहा था तो आपको इसको नोट करना पड़ेगा। इस तरीके से अधिगम की विशेषताएं। वेरी गुड आफ्टरनून है। हाँ बिल्कुल, थ्योरी क्लास है प्रतिमा। आइए एक एक करके ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। अधिगम कैसा परिवर्तन है? पहली बात तो ध्यान रखना है, कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। ओके, यहां तक बात आपको पता चल गई होगी। बिल्कुल बात सही है, स्थायी परिवर्तन भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग अपेक्षाकृत स्थायी बोलते हैं। यहां पर यह चीज ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, और सीधी सी बात है, आप सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं अधिगम किसका नाम है? अनुकूलन का नाम है। एडजस्ट कर रहे हो, अनुकूलन एवं समायोजन। अब भाई प्रयागराज से वही मैंने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल लिया। नवीन परिस्थिति में ठंडे माहौल में जाओगे तो आप अपने आप को उस नए माहौल में फिट करने का प्रयास करोगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओगे, वो आपका अनुकूलन है एवं समायोजन है। सीधी सी बात है, अधिगम किसका अर्जन है? अधिगम कौशलों का अर्जन है। यह बात भी आप सीख पा रहे हो, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के अंदर कौशल आ गया तो उसके काम करने की दर सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत बेहतर होगी, और वो कम समय में भी काम को बेहतर कर सकता है। इतना करने के बाद आगे हमने बोला था अधिगम कैसी घटना है? अधिगम आपकी सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक घटना का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में आप अधिगम की घटना देख पाओगे। और जहां जहां जीवन है, यानी कि चींटी भी अगर आप ध्यान से देखोगे, एक वृक्ष पर ऊपर चढ़ती है तो कई बार गिरती है, यानी कि वो बार बार उसको क्या प्राप्त हो रहा है? अभ्यास हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, और इस अभ्यास के दौरान उसमें त्रुटि आएंगी, और त्रुटि देखो जीवन में होगी ही होंगी। और गलतियां और भ्रम का होना कभी भी नेगेटिव नहीं माना जाता, हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। और इतना ही हमने आपको लास्ट सेशन में आप लोगों के बीच यहां पर चर्चा करा था। यहां पर ध्यान से बनाते हुए चलिएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता है, और फिर आप लोगों को ये है, हाँ ये लीजिएगा, ये ऊपर कर दिया। इतना आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। गुड आफ्टरनून है सभी को। ये सारे के सारे पॉइंट हैं, अधिगम की विशेषताएं हैं। अरे भगवान, ये कौन है जो मजाक कर रहा है इतना खतरनाक? ये बंद कर दूं? चलिए, हाँ, अरे नहीं यार, हो गया, हो गया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगली विशेषता देखते हैं। अधिगम पूर्व और नवीन ज्ञान में अनुकूलन एवं समायोजन है। इतना नोट करेंगे, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
अब सीखेंगे अधिगम से विकास होता है, इसलिए अधिगम सतत या निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, प्लीज नोट करिएगा। निक्की दुबे, वेरी गुड इवनिंग है, आनंद है यहां पर, सारे के सारे यहां पर ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। टॉपिक आपका अच्छा चल रहा है भाई, ठीक है भाई, आप सीखने आए हो, है ना, और सीखना जीवन भर होता है, और जीवन भर होता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रोसेस का नाम है। यानी कि अधिगम से क्या होता है, विकास, इसलिए अधिगम सतत या निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पर नोट करते हुए चलिएगा, खाली नहीं बैठना है यहां पर। इसके साथ इतना करने के बाद मेरे बच्चे, इसको ऊपर कर दूंगा मैं, और ऊपर करने के बाद नेक्स्ट बिंदु है अधिगम। इस वक्त आप क्लास में हो तो अधिगम औपचारिक है, और सीधी सी बात है, घर पे भी सीखते हैं तो अधिगम की प्रोसेस औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकृति की होती है। सीखते हैं कि नहीं, माँ बाप आपको सिखाते हैं, परिवार आपका पहला स्कूल होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकृति का होता है। यहां पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी है, यहां पर प्राची तिवारी है, गुड आफ्टरनून है डियर लर्नर्स यहां पर आपका, और सारे बच्चों का स्वागत है आप लोग, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप सीख रहे हो, मान के चलिएगा गणित नहीं आती आपको। गणित एक ऐसा विषय है जहां पर थोड़ा सा जटिलता आती है कुछ बच्चों को, और ना आए वो भी बहुत अच्छी बात है। तो जब नहीं आती होगी तो आपको जटिल लगेगा, लेकिन जैसी 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 आप उसके साथ जो आपको पढ़ा रहा होगा या आप खुद काम करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे 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 करके आपकी समझदारी या परिपक्वता का स्तर बढ़ता जाएगा। और पहले आप गलती कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप समझदार होंगे, बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो त्रुटियां और जो एरर हो रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं है, होंगे, इंसान हैं, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कभी नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो हमारी समझदारी के स्तर के बढ़ने के कारण हमारे व्यवहार में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड लर्निंग, सीधी सी बात है, इतना ध्यान में रखना है। ये सामने आपका लिखा हुआ है, सारे के सारे बच्चे हमारे, हाँ आरती देवी भी हैं यहां पर, सर जी बोल रहे हैं। यहां पर हम लोग विषय वस्तु पर ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर हम लोगों ने कुछ विशेषताएं आप लोगों के साथ लिखी, राइट, और फिर उसके बाद हमने यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोगों के साथ यहां पर बात करी, यानी कि अधिगम की जो बेसिक विशेषताएं होना चाहिए दोस्तों, वो हमने आपके साथ चर्चा यहां पर डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक छोटे से टॉपिक पर आएंगे, यहां पर आप लोग छोटी सी हेडिंग बना लीजिएगा, और इसको हम लोग अधिगम का मापन के नाम से जानेंगे कि भाई मापे कैसे अधिगम को, इस चीज को भी तो समझना जरूरी है। अब आप सीखने आए हो तो कम से कम ये तो पता चले कि भाई कैसे मापेंगे हम लोग अधिगम को, पता तो होना चाहिए यहां पर। अधिगम का मापन, और देखिएगा अधिगम का मापन दो स्तरों पर होता है, और दो स्तरों पर होने का अर्थ है कि अधिगम का मापन मात्रात्मक भी हो सकता है, और मात्रात्मक के साथ यहां पर अधिगम का मापन गुणात्मक भी हो सकता है। सर बताइए इसको, ये आपने क्या लिख रखा है, इसको समझा के बताइए थोड़ा सा, बात थोड़ा सा समझ में नहीं आया। क्योंकि आपने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अधिगम तो जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है, बात भी सही है,
और जीवन भर चलना है तो सतत है, निरंतर है, यानी कि अधिगम का संबंध विकास से है। तो यहां पर आपने मात्रात्मक क्यों लिखा, गुणात्मक क्यों लिखा, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, दो स्तर मात्रात्मक और गुणात्मक। यहां पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई जैसे हमने आपसे बोला कितना परसेंट आया, तो आप कहोगे सर 7% सीख लिया, 90% आ गया, और 7 से प्रारंभ करा था, 90% आया। धीरे धीरे करके आपके व्यवहार में आप चीजों को सीखते जाएंगे ना। ये 7% था, ये 8% था, ये 90% था। और गुणात्मक का अर्थ होता है जो चीज दिखाई नहीं देती वो अमूर्त होती है, और जो चीज अमूर्त होती है वो आपके व्यवहार में देखने को मिलेगी। हम आपसे प्रश्न करेंगे, आपसे जानेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, और वो चीजें आपके व्यवहार में दिखाई देंगी, तो वो मापन आपका गुणात्मक मापन होगा। मात्रात्मक तो वो है जो संख्याओं में, जैसे आप कोई टॉपिक सीख रहे हो तो आपने चर्चा कर रखा होगा, तो बोलते कितना परसेंट समझ में आया, तो हम बोलते हैं कि 5% समझ में आया। और फिर मैं आपको देखता हूं कि आपने कितना सीखा, अगर वो आपके व्यवहार में दिखाई दे रहा है तो वैसा मापन गुणात्मक है। जो ध्यान में रखना, जो दिखाई नहीं देगा, संख्याओं में नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें, और मात्रात्मक वाली चीज आपकी ध्यान रखना वृद्धि से जुड़ी हुई है, और गुणात्मक वाली चीज आपकी विकास से जुड़ी हुई है। यानी कि अधिगम में दोनों ही चीजें हैं, लेकिन ज्यादा फोकस हमको विकास पे करना है, क्योंकि विकास जो होता है ऑल टाइम लाइफ टाइम प्रोसेस है। यहां पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लिखी हुई है। यहां पर आभिरा सिंह कुशवाहा है, यहां पर गुड आफ्टरनून है, वेरी गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है। यहां पर क्वेश्चंस को यहां पर नोट करते हुए चलिएगा। हाँ, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ भी XYZ हो तो बोलिएगा। देखो डेमो चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। और संस्थान में अगर आप लोगों के लिए अगर कोई तत्पर है तो आप प्लीज प्लीज बोलते जाइएगा। मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आप यहां पर आए तो ना सीख के जाएं, मैं चाहूंगा कि आप सीख के ही जाएं आप लोग, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो अधिगम का मापन कितने स्तरों पर है, 2 स्तरों पर है। अगर मैंने संख्याओं की बात करते हुए कहा कितना परसेंट आया, आपकी परीक्षाओं में संख्याओं की बात होती ना 50% आए, तो वो मात्रात्मक मापन है। लेकिन मात्रात्मक से कहीं ज्यादा हमको गुणात्मक पे ध्यान रखना है, कि ये वाली चीजों पर ध्यान रखना है जो आपके व्यवहार में देखने को मिले। इससे एक बात तो पता चल गई कि अधिगम मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, लेकिन गुणात्मक ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मात्रात्मक वाली चीजें नंबर से हैं जो बहुत बेहतर नहीं है। यहां पर इतनी बात हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। कल्पना पटेल, ओके। आइए, अब छोटी छोटी हेडिंगें हैं ये। अब हमारे सामने है कि सर अधिगम के पक्ष क्या होता है। सर बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। क्यों पीछे रहेंगे आप लोग, बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। आप यहां पर इतना बताते हुए चलिए, आपको अभी बहुत कुछ जानना है। मान के चलिए कि अभी शुरुआत है ये आप लोगों का। इसको बनाइएगा हेडिंग, और यहां पर मैं बनाऊंगा और आप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से मैं बना रहा हूं। एक साइड मैंने लिखा अधिगम का संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। एक बात हमको समझ में आई। अधिगम का दूसरा पक्ष होता है आपका भावात्मक पक्ष, ठीक है सर, नोट कर रहे हैं अभी हम लोग। और तीसरा जो होता है मनोगत्यात्मक पक्ष। सर ये क्या लिख रहे हैं बताइए एक बार हमको, ताकि समझ में आए टॉपिक। भाई जो भी लर्निंग आप करोगे वो लर्निंग आपके व्यवहार में आप परिवर्तन लाएगी, इतनी बात आपको समझ में आ रहा है। तो अधिगम के 3 डोमेन हैं, एक है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, एक है आपका भावात्मक पक्ष, एक है आपका मनोगत्यात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को हमेशा ध्यान रखना, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क से है। इसको हम थिंक के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, थिंक के नाम से जानते हैं। भावात्मक बच्चे हमेशा ध्यान रखना आपके हार्ट से होकर जाएगी, और मनोगत्यात्मक आपका हमेशा हैंड से जुड़ा हुआ मामला है, ये एक्शन से जुड़ा हुआ जाएगा। क्यों, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग,
ठीक है। और थिंक, हार्ट और हैंड, यानी कि ये आपका हेड है, ये आपका हार्ट है और तीसरा आपका हैंड है। ये क्यों लिख रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी चीज, हमारा जब दृष्टिकोण का निर्माण होता है, दृष्टिकोण हमारी सोच का निर्माण होता है, और अगर आपकी सोच के निर्माण में परिवर्तन हो रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो 3 माध्यम से देखने को मिलेगा। एक संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, एक मनोगत्यात्मक। क्योंकि हम सोचते भी हैं और सोचने के बाद उसको हार्ट से इमोशंस फील करते भी हैं, और ध्यान में रखिएगा, और उस काम को करके देखते हैं। और इन्हीं तीन चीजों से ध्यान रखना, एक व्यक्ति की किसका निर्माण होता है, सोच का निर्माण होता है, ध्यान रखना। हाँ आरती देवी जी, आज ये लास्ट क्लास है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहां पर, है ना। इतनी जल्दी क्या है, पहले हम लोग, थ्योरी आती नहीं है ना, और बिना थ्योरी के प्रैक्टिस कैसे। ये डेमो चल रहा है तो आप लोग के प्रति एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी होती है कि यहां पर हम लोग आपके साथ इन टॉपिकों पर चर्चा करें। वो मुझे पता है कि प्रैक्टिस कब कराना है और कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए कमेंट पे ध्यान ना दें, कमेंट से ज्यादा जरूरी है हम लोग टॉपिक को समझे, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। सर आपने अधिगम बता दिया, अधिगम की विशेषताएं बता दी, एक बार इसको फिर से बता देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। अधिगम के बारे में मैंने बोला था सार्वभौमिक है, जीवन भर होता है। अधिगम होगा तो सीधी बात है, सतत निरंतर होगा, और सीखोगे तो आपने सीखने में गलतियां होंगी, और गलतियां कभी भी मैंने नेगेटिव नहीं बोला। अधिगम सतत है, निरंतर है, घर में होता है, संस्थान में होता है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरंतर है, जीवन भर है। जहां जहां जीवन है वहां वहां अधिगम की सार्वभौमिक घटना को देखा जा सकता है। और अधिगम करने के लिए एक आयाम नहीं, 3 पक्ष की आवश्यकता होती है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन 3 चीजों को जोड़कर किसी व्यक्ति के व्यवहार का, दृष्टिकोण का हम लोग मापन कर सकते हैं। और अधिगम का मापन 2 तरीके से किया जा सकता है, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। मात्रात्मक में हम लोग बोलते हैं 7%, 8%, एक्सेट्रा, दैट टाइप का आपका। जबकि गुणात्मक अमूर्त होता है, हम उसकी सामाजिक व्यवहार, उसका नैतिक व्यवहार, जो उसके व्यवहार में उसके सीखने का मापन करते हैं। और अधिगम करने के लिए सबसे पहली नीड तो यही है, अगर आपको सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली नीड तो यही है कि मन में जिज्ञासा, मन में आवश्यकता की होना आवश्यकता है। क्योंकि बिना आवश्यकता के अभी प्रेरणा पैदा नहीं होती। इसलिए अधिगम को हम लोग आवश्यकता के नाम से या अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि याद करिए, यहां पर एक परिभाषा मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बारे में जरूर देखिएगा। ये पता है कौन है आपके सामने स्क्रीन पर? आप स्किनर को देख पा रहे हो, ध्यान से देखना। स्किनर ने एक बात कही थी और वो बात आपको याद होना बहुत जरूरी है। उसने ये कहा था, अभिप्रेरणा, लास्ट ईयर का प्रश्न है ये, सुपर टेट में नहीं, यूपी टेट में आया था। यानी कि यूपी टेट्स में आया था तो सुपर टेट में भी आ सकता है, क्योंकि अभिप्रेरणा हमारे टॉपिक में भी शामिल है, ध्यान रखना। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, प्लीज नोट करिएगा, नोट करिए यहां तक। देखिएगा सामने स्क्रीन पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, स्किनर के अनुसार बनाइए। यानी कि एक बात पता चल गई, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बला क्या है? अभिप्रेरणा। नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। यहां तक बात समझ पा रहे हैं?
कल का सत्र जरूर देखिएगा, सैटरडे वाला, ठीक है। अभी हम लोग स्किनर चूहे हुए पे नहीं है, और बैक बेंचर जो भी बच्चे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दूसरे बच्चे, यहाँ पर कुछ बच्चे नए शामिल होते हैं, तो मैं कतई नहीं चाहूंगा कि उन बच्चों को क्लास की थोड़ी सी दिक्कत का सामना हो। देखो हमारी क्लास में हंसी मजाक सब कुछ चलता है, लेकिन जहां पर डिसिप्लिन अनुशासन की बात आएगी, थोड़ा डेमो चल रहा है, थ्योरी इंपॉर्टेंट चल रही है, तो थोड़ा सा विद ना करें। मेरा आपसे बैक बेंचर साहब से निवेदन ही समझिएगा, क्योंकि देखिएगा ज्ञान गंगा में आप हमारी क्लास को देखेंगे, जब पढ़ाने का काम करते हैं ना, तो हम लोग फॉर्मेलिटी औपचारिकता नहीं करते। कोशिश रहती है कि बच्चों के मन मस्तिष्क में उस टॉपिक को उतार सके, ताकि बच्चा कहे कि हाँ कुछ सीखा है, एक एफर्ट है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इतना चाहूंगा। हाँ, हो गया, इतनी बात हो गई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी बात हो गई, और यही बात तो मैंने करी थी। ये अभिप्रेरणा कहां से मिलेगी? आवश्यकता से, ध्यान रखना, तभी तो अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता। और ये दोनों चीज किसके लिए जरूरी हैं? सीखने के लिए, क्योंकि सीखने के लिए किसका घर से निकलना पड़ेगी। ये आवश्यकता इंसान को अभिप्रेरणा कुछ पैदा करेगी, किसके लिए? कुछ करने के लिए। प्लीज 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 इसको इस तरीके से बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर हम लोग सिस्टम के तहत इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रैक्टिकल तरीका है, ध्यान रखना। अब हम लोग एक विचारधारा पे प्रवेश करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना है हम लोग को, ठीक है। रटना नहीं है, रटने के लिए नहीं आना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अधिगम, ठीक है सर। भाई सीखने की आवश्यकता और सीखने की पूर्ति कैसे की जाए बालकों तक, कुछ तो हमारे मनोविज्ञान में कुछ सिद्धांत बनाए गए होंगे जो हमारी सीखने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और सीखने की आवश्यकता के क्रम में मनोविज्ञान में कुछ संप्रदाय बनाए गए हैं जो हमारी लर्निंग में महत्वपूर्ण साबित होते हैं, या ये हमारी लर्निंग की आवश्यकता को पूरा करते हैं कि लर्निंग करें तो कैसे करें, किस तरीके से की जाएगी। जिसमें से एक संप्रदाय निकल कर आता है अधिगम में, जिसको हम व्यवहारवादी संप्रदाय के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है अभी आएगा समझ में, कोई सीखने के दूसरे संदर्भ में एक शाखा जो है बिल्कुल नवीनतम शाखा मानी जाती है, और हम इसी पर फोकस करेंगे क्योंकि आज हमारे कंटेंट में शामिल किया गया है जीन पियाजे। और जीन पियाजे आप खुद जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण विचारक है, और मैं सारा का सारा जीन पियाजे को आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर एक संप्रदाय जो नवीनतम संप्रदाय है, इसको हम लोग जानते हैं संज्ञानवादी संप्रदाय के नाम से, ठीक है, ओके। सर एक संप्रदाय जो है उसको हम लोग इनसाइट के नाम से जानते हैं, और इनसाइट का अर्थ होता है अंतर्दृष्टि। आप नोट करिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को ऐसे ही नहीं रखना है। यहां पर हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि सर अगर व्यवहारवादी पढ़ेंगे तो यहां पर एक शब्द आएगा जो आगे चल के हमारे काम में आने वाला है कि सर अनुबंधन क्या होता है। और अनुबंधन के साथ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर सहचर शब्द क्या होता है। और सर जब इनके सिद्धांत जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो सर यहाँ पर थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के साथ यहाँ पर हम लोग स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, यहाँ पे पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यवहारवादी हैं। यहाँ पर व्यवहारवादी लर्निंग का तरीका, वॉटसन का नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत भली भांति, जो व्यवहारवाद के पिता माने जाते हैं। ये किस तरीके से अधिगम की पूर्ति की बात करते हैं हम लोग जानेंगे, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत होगा? ये देखिए संज्ञानवादी, सर हम लोग जानते हैं कि सर आप संज्ञानवादी की बात कर रहे हैं ना, तो परम परमेश्वर व्यक्ति कौन है?
सर जीन पियाजे का नाम तो आपको समझाना ही पड़ेगा भाई कि ये कैसी लर्निंग की बात करता है। ठीक है सर, जीन पियाजे का विकल्प कोई है? बिल्कुल है भाई, जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञान का सिद्धांत दिया। संज्ञानवादी में एक जो है सर वो वाइगॉस्की का नाम आता है, और वाइगॉस्की का बात आता है तो यहां पर सामाजिक भी लिख लेंगे। ये सीखने के तरीके हैं, और ये सारा इसको देखिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ये बताने का पर्पस क्यों है। इस स्ट्रक्चर से पढ़ते चलिएगा। सर ये क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक वर्ड से संबंधित है, पूरा मामला, जिसको निर्मितवाद के नाम से जानते हैं, जिसको रचनावाद के नाम से जानते हैं। आगे आएगा चर्चा करेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहां पर, लेकिन पहला जो सामने बना हुआ है उस पर आपके सामने अगर चर्चा कर लिए। इनसाइट देखते हुए चलिएगा। सर इनसाइट का अर्थ होता है अचानक। अचानक क्या पैदा हो जाएगी? सूझबूझ पैदा होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये एक वर्ड पर आधारित है, आगे हम करेंगे गेस्टाल्टवाद पर। गेस्टाल्टवाद कैसा शब्द है? जर्मन है, जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति। बनाते हुए चलिए, और अगर ये पूरा है तो यहां पर एक काम और करना है। कुछ कौन लोग आएंगे यहां पर सर? बिल्कुल बताइए सर। यहां पे कोहलर को पढ़ना पड़ेगा, यहां पर कोहलर के साथ कोफका भी है, और लेविन जैसे मनोवैज्ञानिक भी आएंगे यहां पर, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पर है। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, स्क्रीन पर बना गया डायग्राम जो है बनाते हुए चलिएगा। कुछ भी चीज रटने की नहीं है यहां पर, हर एक चीज समझने से है आपका। अब हम जानेंगे कि सर ये निर्मितवाद क्या होता है, पियाजे क्या होता है, XYZ सब आपको समझाया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। साफ सुथरा बनाइएगा बच्चे। गेस्टाल्ट ऐसे हाँ मनप्रीत पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद अब हम अधिगम के संज्ञानवादी संप्रदाय पर आएंगे, जो आपका निर्मितवाद से है। कुल मिला के कहानी है कि आज के टॉपिक में हम लोग जीन पियाजे पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सारे के सारे एक बार बच्चे यहां पर कमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हेडिंग बनाइएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्लीज बनाइएगा, ये तो आपके फेवरेट टॉपिक हैं शिक्षण में, मनोविज्ञान में। और देखिए पूरा एफर्ट किया जा रहा है कि आपके डेमो में थ्योरी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कराई जा सके। चलिए ये है, इसको हाँ ऐसे कर लेते, बनाइएगा। कौन है जीन पियाजे? अब पूरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक, देखिए बच्चे, जब हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जैसे हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के नाम से जानते हैं, और आप एनसीएफ 2005 को आप ध्यान से देखो, एनसीएफ 2005 से पहले के एनसीएफ, मैं पूरा बैकग्राउंड बना रहा हूं, अधिगम का ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 से पहले हमारे टीचिंग मटेरियल में या करिकुलम में या सिलेबस में
व्यवहारवादी तत्वों की ज्यादा समावेशन शामिल किया गया था, व्यवहारवादी थ्योरी या संप्रदाय को। और व्यवहारवादी संप्रदाय जो है वो करके सीखने के बजाय बल्कि बच्चों को याद करने पर और दोहराव पर ज्यादा आधारित था। हमारे नीति निर्माताओं या जो भी थिंक टैंक हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए दिग्गज व्यक्ति होंगे, जो अपने बुद्धिजीवी टाइप के, तो उन्होंने एनसीएफ 2005 में यशपाल जैसे लोगों ने अपनी समिति में सिफारिश की, सुझाव दिया कि लर्निंग में व्यवहारवाद के स्थान पर संज्ञानवाद और निर्मितवाद का तड़का लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये निर्मितवाद, ये जिसे हम रचनावाद के नाम से जानते हैं, और इसी निर्मितवाद और इसी रचनावाद का इस्तेमाल जीन पियाजे ने अपने अधिगम के सिद्धांत में, अपने सीखने के सिद्धांत में, अपने संज्ञान के सिद्धांत में इस्तेमाल किया। और इसका निर्मितवाद का अर्थ इस प्रकार है कि निर्मितवाद का अर्थ होता है निर्माण। और निर्माण किसका? ज्ञान का निर्माण। किसके द्वारा? बालक के द्वारा। यानी कि पियाजे या निर्मितवाद अप्रोच ये कहना चाहती है कि बच्चे सीखें लेकिन करके सीखें। आपका बालकों को स्वतंत्र छोड़ दो, बालक खोज करने दो, क्योंकि खोज खुद करेंगे तो उनका ज्ञान पुराने से नवीन की ओर जब जाएगा तो वो ज्ञान रटा हुआ नहीं होगा, स्थायी होगा, क्योंकि उन्होंने करके सीखा है। और करके सीखा हुआ ज्ञान स्मृति केंद्रित नहीं है, वो खोज प्रधान है। इसे ही सक्रिय अधिगम के नाम से जानते हैं। और इसी सक्रिय अधिगम या एक्टिव लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम एक विचारक ने किया। और उन्होंने आगे चलकर मनोविज्ञान में एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चों का मानसिक विकास, उनके संज्ञान का विकास धीरे धीरे होता जाएगा, तो उनकी सीखने की क्षमताएं भी धीरे 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 क्या होती जाएंगी? बढ़ते जाएंगी। और बच्चा करके सीखेगा। और बच्चा जन्म से ही नन्हा वैज्ञानिक है। और अगर वो नन्हा वैज्ञानिक है तो वो वैज्ञानिक की तरह सोचता है और स्वयं खोज या समस्या समाधान के द्वारा अधिगम का निर्माण करता है। यही बात जीन पियाजे ने कही है। और इसी तरीके की बात आपका निर्मितवाद कहता है। और इसी निर्मितवाद को, रचनावाद को आधार बनाकर यहां पर पियाजे अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देंगे। इसी टॉपिक को आज को हमको समझना है। आगे बढ़े तो पहले पियाजे के बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए। बच्चे यहां पर बेंचर साहब समायोजन और समावेशन समझा देना लास्ट में, ऐसे नहीं समझा सकते। टॉपिक आएगा, अनुकूलन आएगा पियाजे का, तो एंड में समझाने का कोई पर्पस नहीं है। संज्ञानात्मक सिद्धांत आएगा तो वहां पर अनुकूलन जब आएगा तो वहां पर समायोजन और समावेशन दोनों समझा देंगे, ध्यान में रखेंगे। और ऐसा आपके दिमाग में ऐसा समझाने का प्रयास किया जाएगा कि अगर आपने शब्दों की बारीकियों को गंभीरता से सुना है तो यकीनन आपके दिमाग में समावेशन और समायोजन फिट हो जाएगा। लेकिन वक्त लगता है। अब ये कौन है कि तुरंत एंड वाली चीज पहले कर दी जाए? और एंड वाला पहले कर दिया जाएगा तो बेचारे हमारे जो वो बच्चे जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनका क्या होगा? सबको ध्यान में रखते हुए यहां पर क्लास का संचालन किया जा रहा है यहां पर, ठीक है? यहां तक बनाइए, देखिएगा। ये है आपका जीन पियाजे। थोड़ा सा अल्प परिचय कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं पियाजे का परिचय दे देता हूं, बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग सुपर टेट में जा रहे हैं। तो हमारे पियाजे साहब जो थे 1896 1896 में इनका जन्म हुआ था। और एक ऐसे शहर में हुआ था जिसको अधिकांश लोग पसंद ही करेंगे। स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जिसको न्यू चैटल के नाम से जानते हैं। ये इस गांव में, स्विट्जरलैंड में पियाजे का जन्म हुआ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? पियाजे कैसे विचारक हैं? संज्ञानवाद विचारधारा के पिता हैं। आगे देखेंगे हम लोग संज्ञानवाद होता क्या है, ठीक है? ये बात भी हम लोग को समझ में आ गई है। सर तीसरा पॉइंट यहां पर ये है, प्राणी, इनको जीव जंतुओं में बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि इन्होंने जो स्टार्टिंग में मनोवैज्ञानिक नहीं थे, इन्होंने जो पीएचडी करी थी 21 से 22 वर्ष की आयु में, वो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान में की थी। यहां पर ध्यान रखना, ये इतना हम लोग आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और इनका एक फ्रेंड था अल्फ्रेड बिने से
मित्रता थी। अब कुछ किताबों के नाम हैं, वो यहां पर मैं नोट कराऊंगा, पहले इतना आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? कुछ नहीं, ओके। हो रहा है ना यहां तक? कोई दिक्कत? बोलते हुए चलिएगा। आइए, प्याजे की पुस्तकें, चूंकि सुपर टेट है और सुपर टेट में तो आप मान के चलिए पुस्तकें वहां पर आती हैं और हमको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी पुस्तकें हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, नोट करते हुए चलिएगा। ये पहली किताब का नाम है। सर दूसरी किताब का नाम क्या है? दूसरी किताब का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। एक किताब का नाम आपका ये लिखा हुआ है। सर तीसरी किताब भी है क्या? बिल्कुल है, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। सर ये भी नोट करना पड़ेगा, क्यों नहीं नोट करना पड़ेगा? कोई भी चीज आप लोगों के लिए यहां पर बेस्ट नहीं होगी, यहां पर ध्यान रखना। इतना बनाते हुए चलिएगा। तीन किताबें हो गई, हाँ 3 किताबें हो गई। सर चौथी भी कुछ है? बिल्कुल है साहब, यहां पे स्ट्रक्चरलिज्म, और स्ट्रक्चरलिज्म का अर्थ होता है संरचनावाद। इसी को बोला जाता है दूसरे शब्दों में निर्मितवाद। लेकिन हिंदी में कौन आएगा साहब, ये सब अंग्रेजी में आएगा, स्ट्रक्चरलिज्म आएगा। एक ये किताब का नाम है, और लास्ट किताब का नाम क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एपिस्टोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की उत्पत्ति। प्लीज नोट करिएगा। फिर देन आफ्टर हम लोग अधिगम में प्रवेश करेंगे जीन पियाजे के विचारों पर। देखो 5 किताबों के नाम आपके सामने हैं। ये पियाजे, हमारे बच्चे जो होते हैं ना, इसको पियाजे चाचा के नाम से जानते हैं। आप जो भी बोल रहे हैं, आपकी बात सर आंखों पर है। और लास्ट चलिए बना लीजिएगा। हाँ एपिस्टेमोलॉजी, हाँ हो गया यहां तक। साहब नोट कर रहे हैं हमारे सारे के सारे बच्चे। अब कुछ लोगों के मन में आता है कि सर ये निर्मितवाद आप इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में अगर एक लाइन लिखवा देंगे, क्योंकि तो इसी निर्मितवाद और संज्ञानवाद पर इनका प्रिंसिपल आधारित है ना। अभी करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, कम से कम पढ़े, हमारे पंडित जी पुराने स्टूडेंट हैं, तो वो इतना समझ सकें कि पियाजे के सिद्धांत का कहना क्या चाहता है। सिद्धांत तो उनका संज्ञानवादी होता है। सर ये संज्ञानवादी का अर्थ क्या है? संज्ञानवादी का अर्थ देखो क्या क्या है। आप ध्यान लगाओगे ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और ध्यान लगाने के बाद किसी चीज को याद कर रहे हो तो वो भी संज्ञानवाद है, ध्यान रखना। अवधान करना, स्मृति करना, तर्क करना, तर्क कल्पना करना, परिकल्पना करना, और समस्या का समाधान करना,
ये सब कुछ क्या कहलाता है? संज्ञानवाद। अखबार पढ़ते होगे आप लोग, अखबार में आता होगा तुम्हारे ये बात संज्ञान में है। अखबार में आपने लोकल न्यूज़पेपर पढ़ी, तुम्हारी ये बात संज्ञान में है। और पुलिस जब उस केस को संज्ञान में लेती है तो संज्ञान में लेने का अर्थ तुम्हारी जानकारी में, तुम्हारे बोध में है। और फिर शांत नहीं बैठती, उस मर्डर या क्राइम का, उस समस्या का समाधान करती है। वो उनके लिए एक पहेली होती है, पजल होती है, और वो अपनी सूझबूझ, अपनी तार्किक क्षमताओं के द्वारा उसको जानती है, समझती है, ध्यान लगाती है, और ध्यान, तर्क, बुद्धि के द्वारा, कल्पना के द्वारा, चिंतन के द्वारा उस समस्या का समाधान करती है। वही चीज आपका संज्ञान कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके साथ जिक्र कर रखा है। ये सारी की सारी चीजें जो कहलाई जाएंगी, आपका संज्ञानवाद कहलाएगा। इसको साइड में इस तरीके से ध्यान रखना है, इन यानी कि दिमागी मानसिक क्रियाओं का इस्तेमाल करना। और प्याजे यही तो बोलते थे, मस्तिष्क की मानसिक क्रियाएं धीरे धीरे विकसित होती जाती हैं। जब बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसकी अवधान, स्मृति, तर्क, परिकल्पना, समस्या समाधान क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और प्याजे जो हैं वो अपने सिद्धांत में किसी विचारधारा को आधार बना रहे हैं ना, तो वो आधार बना रहे हैं निर्मितवाद को, कि बच्चा खोज वो स्वयं करेगा। इसका अर्थ होता है ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं खोजबीन के द्वारा स्वयं सक्रिय तरीके से करेगा। बनाइए इतना, आप लोग नोट करते हुए चलिए। बच्चे, इस पे बड़ा नहीं हो पाता है, इसमें मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन को बड़ा जरूर करिएगा। और यहां पे प्याजे ने कहा भी, एक बात ध्यान रखना, प्याजे ने एक बात कही भी है। क्या? क्या है बच्चे? नन्हे वैज्ञानिक हैं। नोट करिए, सब कुछ आपके सामने है यहां पर। यानी कि प्याजे बोलता है कि बच्चे खोजबीन करेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, उनको स्वतंत्र रख दो। बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, कर लेगा खोजबीन। और खोजबीन करने के लिए उसे क्या लगाना पड़ेगा? संज्ञान लगाना पड़ेगा। और इसी संज्ञान का इस्तेमाल बच्चा करता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, उसका संज्ञान, उसका तर्क, चिंतन, मानसिक स्मृति, अवधान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे वो स्वयं अपनी ज्ञान का खोज का निर्माण करता जाएगा। ये सिद्धांत है, और इस आइडियोलॉजी पे ये सिद्धांत निकल कर आएगा, निर्मितवाद को आधार बनाकर। यहां पर ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई बात? कुछ भी XYZ हो तो आप लोग बोलते हुए चलिए। हमने अपने तरफ से आप लोगों के लिए यहां पर एफर्ट पूरा लगाया ताकि आप समझ सकें। और आया होगा समझ में, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों के साथ इतना ये सब ये करें हम लोग, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। हम लोग धीरे 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 आपके हर एक आयाम पे चर्चा करते हुए चले गए, है ना। अब आगे आएंगे महत्वपूर्ण शब्दावलियां। भाई किसके? प्याजे के। लास्ट टॉपिक आज का, और इसी में आपका अनुकूलन समायोजन छुपा हुआ है, और इसी को करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, सबसे ज्यादा वक्त, क्योंकि इसी में ऐसे ऐसे टर्म हैं जो हम लोग को पढ़ना होते हैं। कौन कौन से हैं सर? बताइएगा, क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। हमको अनुकूलन पढ़ना है, और जब अनुकूलन पढ़ेंगे तो वहां पर जाके समावेशन या आत्मसात्रीकरण पढ़ेंगे। और फिर बच्चे, आपको आपने जो प्रश्न पूछा था
उसका समायोजन का अर्थ भी बताएंगे आपको कि बच्चा कैसे वातावरण से नॉलेज को सीखता है और उसमें परिवर्तन करता है। सर अनुकूलन पढ़ लेंगे तो हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा जीववाद, और जीववाद के बाद जो हम लोग को पढ़ना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको वस्तु स्थायित्व कहते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसको ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रता के नाम से जानते हैं। और हर प्रश्न का हाँ करेंगे ना धीरे धीरे, सारी चीजें क्लियर करने का है। 4 ये हैं, अहम केंद्रता जिसको ईगोसेंट्रिज्म, फिर सेंट्रेशन पढ़ेंगे हम लोग जिसको केंद्रीकरण के नाम से, और एक शब्द आएगा इसके विपरीत डिसेंट्रेशन यानी कि विकेंद्रीकरण के नाम से। क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे। फिर इनको पढ़ने के बाद फिर एक कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आएगा, पलटावी और अपलटावी, इन सभी मुद्दों पर आना है। और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, और फिर यहां पर क्रमता, वर्गीकरण, और एक लास्ट चीज सकर्मक अनुमान। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपकी नॉलेज नई नॉलेज के साथ एडजस्ट होती जाएगी, आप आत्मसात और समायोजन करते जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे। अब आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से बाद में देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार है, धन्यवाद है, थैंक यू सभी का प्याजे के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू।